हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलते हैं 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे अपने क्वार्टाइल्स के न्यूमेरिकल। इसके पहले हमने पढ़ लिया कि क्वार्टाइल्स क्या होते हैं एंड जो 3 सीरीज होती है हमारी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज में हम क्वार्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीख लिया है। सिंपल था ना क्वार्टाइल्स, जैसे हमारा मीडियन था ऑलमोस्ट सेम जो था वो हमारा क्वार्टाइल्स है। डिफरेंस क्या हो जाएगा कि जहां जहां पर हमारे मीडियन में हम डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं उसकी प्लेस पर हमें अपने क्वार्टाइल्स में क्या करना है, हमें अपने क्वार्टाइल्स में डिवाइडेड बाय 4 कर देना है। बस इतना ही डिफरेंस है। और ये क्यों होता है? बिकॉज जो आपके क्वार्टाइल्स होते हैं वो आपका मीडियन का हाफ होता है, तो वो जो आपके क्वार्टाइल्स हैं वो एज इट इज सेम चलने वाले हैं आपके मीडियन के साथ में। बस डिफरेंस ये होगा कि मीडियन में जो भी आपके फॉर्मूलेज थे उनका आपको हाफ लेना है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अभी तक क्लियर है कि क्वार्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम उसके कुछ और एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स देखते हैं ताकि आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए एक एक कंसेप्ट की क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। अगर आप लोगों से कभी भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि यार ये क्या है, ये कुछ न्यू चीज आ गई है, ये तो हमें पता ही नहीं कि इसे हमें कैसे सॉल्व करना है। तो इस चीज को निग्लेक्ट करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, इस चीज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसके कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जिसके थ्रू आपके जितने भी कंसेप्ट होंगे वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स के साथ में। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो किस पर बेस्ड है? तो वो बेस्ड है हमारे इंडिविजुअल सीरीज पर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसे भी स्टार्ट करने से पहले एक स्टेप क्या होती है हमारी, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज हो, वो डिस्क्रीट सीरीज हो या फिर वो कंटिन्यूअस सीरीज हो, तीनों सीरीज में एक कॉमन फर्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी? फर्स्ट स्टेप होती है कि आपका जो डेटा है उसे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ओके, तो आपकी जो फर्स्ट स्टेप होने वाली वो यही होगी कि आपको देखना है कि क्या आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अगर अरेंज्ड है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपको उसे अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप होने के बाद में जो भी आपकी पर्टिकुलर सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वार्टाइल्स की कैलकुलेशन करोगे। तो क्या क्वेश्चन गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में? क्वेश्चन हमें बोल रहा है भाई, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटरमाइन लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है? लोअर क्वार्टाइल का मतलब होता है Q1 एंड अपर क्वार्टाइल होता है हमारा Q3। हमें ये दोनों फाइंड आउट करने हैं कि क्या होने वाले हैं। ओके, तो ये पर्टिकुलर सीरीज गिवन है हमारे पास में। क्या चेक करना है स्टूडेंट्स कि क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है? तो चलो देखते हैं। 12, 16, 17, 21, 28, 19। ये 19 कहां से आ गया? ये 19 ने आके यहाँ पे सब कुछ चेंज कर दिया, राइट? हम प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहे थे हमारे, ये अगर 19 नहीं होता तो, लेकिन अब 19 आया है तो ठीक है, अब उसे अरेंज तो करना पड़ेगा। ठीक, तो उसके आगे क्या है? उसके आगे 30 एंड 32। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि हमारी जो पूरी सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज्ड है अगर ये 19 ना हो तो, राइट? तो बस हम क्या कर देंगे, इस 19 की प्लेस को चेंज करो, इस 19 को उठाकर कहां ले आओ? इस 21 के पहले ले आओ। तो हमारी जो डेटा है वो किस फॉर्म में आ जाएगी? वो एक असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम अगर असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं इसे अरेंज करूं तो क्या आएगी? 12, 16, 17, 19, 21, 28, 30 एंड 32। ये पर्टिकुलर सीरीज आ गई हमारी, असेंडिंग ऑर्डर आ चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपना Q1 और Q3 कंप्यूट करना है। तो Q1 कैसे कंप्यूट किया जाता है स्टूडेंट्स? Q1 हम करेंगे n+1/4 आइटम, राइट? इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी आइटम होगा वो होगा हमारा Q1। एंड Q3 क्या होता है? तो Q3 होता है हमारा 3n+1/4 आइटम, राइट? ये होगा क्या? ये होगा हमारा Q3।
3n+1/4 आइटम। ये दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। जो भी हमारा आंसर आने वाला है उस पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी आइटम होगा वो हमारा Q1 और Q2 Q3 बनेगा। ठीक है, अब उसके लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, हमारे पास में होना चाहिए n। तो n क्या है स्टूडेंट्स, n है कि आपके कितने नंबर ऑफ आइटम्स है, दैट इज हमें काउंट करना पड़ेगा कि कितने नंबर ऑफ आइटम्स है। तो अगर मैं इसे काउंट करूं तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कितने नंबर ऑफ आइटम्स है मेरे पास में, तो मेरे पास में आइटम्स है 8। दैट इज ये जो n है इसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, इस n को हम रिप्लेस करेंगे 8 से। ओके, सो 8+1/4 जो होगा वो होगा हमारा Q1 एंड 8+1/4 जो होगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमारा Q3। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसका क्या आंसर आने वाला है हमारे पास में। तो Q1 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा भाई, Q1 is equals to size of 8+1/4 दैट इज क्या हुआ, ये हुआ हमारा 9/4। 9/4 क्या वैल्यू आई, 9/4 वैल्यू आई 2.25 आइटम। अब हमारा ये जो आंसर है ये डेसिमल में आ चुका है, और हमने डेसिमल में अगर आंसर आ जाए तो हमारा क्या पर्टिकुलर वैल्यू होने वाली क्वार्टाइल्स की वो फाइंड आउट करना सीखी थी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये जो 2.25 है स्टूडेंट्स इसको स्प्लिट करना है, राइट। जो 2.25 है उसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2 + 0.25। ठीक है, तो अब जो सेकेंड पोजीशन पर जो वैल्यू है वो तो एज इट इज आ जाएगी, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है हमारी पूरी सीरीज का। तो यहाँ पर सेकेंड पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है, वो है हमारी 16। तो 16 तो एज इट इज आ जाएगी, प्लस 0.25। अब 0.25 को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमें क्या पता है ये 2 है, तो 2 और 3, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को हमें लेना है, उन दोनों वैल्यूज के बीच के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करना है 0.25 से। ठीक है, यही एक प्रोसीजर होती है हमारे इस डेसिमल को सॉल्व करने की, कि ये जो 0.25 है इसमें हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करना है थर्ड एंड सेकेंड आइटम के डिफरेंस का। थर्ड और सेकेंड क्यों ले रहे हो, बिकॉज यहां पर जो आया है वो क्या है, वो है 2, इसलिए 2 और 3 ले रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारा थर्ड आइटम क्या है, तो थर्ड आइटम है मेरा 17। तो यहां पर क्या आया 17 माइनस सेकेंड आइटम है 16। 17 माइनस 16 क्या होता है, 17 माइनस 16 1 होता है। सो अगर मैं 1 का मल्टीप्लीकेशन करूंगी 0.25 में तो आंसर क्या आएगा, 0.25 ही आएगा। इट मीन्स कि अब मुझे 16 + 0.25 का एडिशन ही करना है। तो मेरी वैल्यू कितनी आई, मेरी वैल्यू आई है 16.25। ये 16.25 क्या बनी स्टूडेंट्स, तो ये 16.25 हमारा Q1 आया है। ठीक है, Q1 दैट इज जो क्वार्टाइल 1 है, जो हमारी लोअर क्वार्टाइल है, उसकी वैल्यू क्या आई 16.25। आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कैसे आई। अब अगर आप इस पर्टिकुलर में देखोगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा होगा कि मैम यहाँ पर हम 1/4 कैसे ले आए, राइट। ये 1/4 कैसे आया, तो ये चीज बहुत सिंपल है। आप में से बहुत लोगों को पता भी है कि 1/4 कैसे आया। फॉर दोस्त जिसे नहीं पता है उसके लिए मैं बता रही हूं। देखो ये जो 0.25 है इसे मैं इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ ना, 25 डिवाइडेड बाय 100। इसका ये डेसिमल हटा दूं तो डिवाइड में 100 आ गया मेरा, तो 25 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूं स्टूडेंट्स तो 25 4 इज 100। ओके, तो इसलिए ये जो 0.25 है उसकी जगह पर 1/4 आ गया। ओके, बस यही है और कुछ नहीं है, वो सेम ही चीज थी, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया और कुछ नहीं। अगर आपको ऐसे बेटर लगे तो आप ऐसे ले लो, अगर आपको वैसे बेटर लग रहा है तो वैसे ले लो, कोई इशू नहीं है उसमें। ठीक, तो आपका Q1 कैलकुलेट हो चुका है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना तो हमारा Q3 क्या होगा स्टूडेंट्स, Q3 का साइज कैसे निकालते हैं हम, 3n + 1/4 करके। ओके,
यहाँ पर n प्लस 1/4 हमें क्या पता है कि n क्या है भाई 8 प्लस 1/4 दैट इज क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 6.75। ये जो 8 प्लस 1/4 है इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितनी थी 2.25। तो जब आप 2.25 को ऐड करोगे 3 से तो आपका आंसर आ गया 6.75। अब जो आपका Q3 है वो किस पोजीशन पर है, वो है हमारा 6.75 पोजीशन पर। अब वापस वही सेम चीज हुई कि ये डेसिमल में आ गया है, तो इसे अब आप स्प्लिट करो। स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा 6 प्लस 0.75 ये वैल्यू है हमारे पास में। अब 6th पोजीशन पर ओके 6th पोजीशन पर जो भी नंबर होगा वो हम एज इट इज लेंगे एंड 0.75 के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम 6th और 7th पोजीशन का डिफरेंस लेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7.5 से, सॉरी 0.75 से। ओके तो हमारी 6th पोजीशन पर कौन सा है 1 2 3 4 5 एंड 6, 6th पर है हमारा 28। तो ये जो 6 है इसके करस्पॉन्डिंग 28 एज इट इज आ जाएगा, प्लस ये जो 0.75 है इसे एज इट इज लो, इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है हमें 7th और 6th के डिफरेंस का, दैट इज हमें क्या करना है 30 माइनस 28 करना है। ओके तो जो वैल्यू आएगी उसको हमें मल्टीप्लाई करना है विद 0.75। तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, हमारा आएगा भाई 28 प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 2। 30 माइनस 28 कितना आ गया, 30 माइनस 28 आ गया हमारा कितना 2। ठीक है तो अब उसका आपको मल्टीप्लीकेशन करना है किसमें, आपके 0.75 में, दैट इज 75 से अगर आप 2 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना आएगा, तो वो आएगा 150। ठीक है 2 into 75 150 होता है। हमारे दो वैल्यूज के पहले डेसिमल लगाना है, तो ये दो वैल्यूज के पहले डेसिमल लगा दो, तो क्या आ गया 1.50। दैट इज हमारी वैल्यू क्या आ गई, हमारी वैल्यू आ गई इसकी 1.50 को हम क्या कर सकते हैं, 0 को हम इग्नोर भी कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये आ गया हमारा 28 प्लस 1.5। तो क्या वैल्यू आई स्टूडेंट्स, वैल्यू आई हमारी Q3 की 29.5। ओके Q3 आ गया हमारा 29.5। दैट इज जो हमारा अपर क्वार्टाइल है वो कितना निकला, वो निकला 29.5। ठीक है आई होप कि आप लोगों को क्लियर है कि आपको Q3, आपका ये जो Q3 था वो आपने कैसे कैलकुलेट किया है। ओके अब अगर आप फिर से इस पर्टिकुलर में देखो तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आ गया, 3/4 आ गया। अब ये 3/4 कहां से आया, तो जो हमारा 0.75 था उसे हमने किससे रिप्लेस कर दिया, उसे हमने रिप्लेस कर दिया 75 डिवाइडेड बाय 100 से। ओके तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3/4। कैसे 3/4 आएगा, इससे मैं 25 के टेबल से अगर सिंप्लीफाई करूं तो 25 3 होता है 75 एंड 25 4 क्या होता है हमारा 100। ठीक है सो हमारा जो साइज निकला है दैट इज सॉरी जो 0.75 है उसको हमने किससे रिप्लेस कर दिया, उसको हमने 3/4 से रिप्लेस कर दिया। ठीक तो अब क्या हुआ, 3/4 से रिप्लेस किया आपने तो क्या वैल्यू आई आपकी 3/4 मल्टीप्लाइड बाय ये जो दोनों का डिफरेंस निकला था वो कितना निकला था, वो 2 निकला था। तो इसको ये सिंप्लीफाई हो गया और 3 डिवाइडेड बाय 2 बचा तो कितना आया 1.5। वही सेम आंसर आया 1.5 वैसे भी आया तो 1.5 ऐसे भी आया। तो जैसे भी आपको ज्यादा बेटर लगे, आपको ज्यादा इजी जो चीज लगे आप उस पर्टिकुलर वे से इसे सॉल्व कर सकते हो। आई होप सो कि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर था, क्लियर होगा। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, हमें एक डेटा गिवन था अपनी इंडिविजुअल सीरीज का और Q1 एंड Q3 हमें फाइंड आउट करना था। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, हमारे इंडिविजुअल सीरीज का ही हमें क्या कैलकुलेट करना है, अपनी लोअर और अपर क्वार्टाइल को कैलकुलेट करना है। दैट इज वापस वही चीज हुई, Q1 एंड Q3 हमें कैलकुलेट करना है। ओके तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा ये जो डेटा है ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो वो चेक करते हैं। 18 20 25 17 9 ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड नहीं है, तो सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। ठीक तो क्या हमारी वैल्यूज आने वाली, सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है हमारा 9, देन आ रहा है हमारा क्या 11,
फिर आ गया क्या हमारा 17, फिर आया 18, फिर आ रहा है भाई 20, फिर आया 23, फिर क्या आया 25, देन कम्स 37, 38 एंड 42। ये पर्टिकुलर वैल्यूज आ गई, या जब हमने इसे अरेंज किया तो इस कुछ फॉर्म में दिखा हमें अपना पूरा डेटा, ठीक है। तो ये आ गई क्या हमारी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट। अब हमारे पास में जो n है, n क्या होने वाला है, देखो सीरियल नंबर्स गिवन है, लास्ट वाला क्या है 10, इसका मतलब कि ये जो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स है वो कितने हैं, वो है 10, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना जो Q1 और Q3 का फॉर्मूला है, दैट इज जो हमारी पोजीशन होने वाली है Q1 एंड Q3 की, वो फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, तो हमारा फॉर्मूला होता है n+1/4 फॉर Q1, ठीक है। जब Q1 फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं n+1/4। n क्या है स्टूडेंट्स, n है हमारे पास में 10, ठीक है। सो 10+1/4 दैट इज 11/4। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आई, आपके पास में वैल्यू आई 2.75, ठीक है। फिर से डेसिमल में आ गया, कोई इशू नहीं है, हमें पता है डेसिमल को हमें कैसे सॉल्व करना है। 2 को स्प्लिट कर दो, क्या आएगा 2 + 0.75, ठीक है। 2.75 को जब हमने स्प्लिट किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई, 2 + 0.75। 2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 पर है हमारा 11, ठीक है। तो ये 11 आया प्लस 0.75 मल्टीप्लाइड बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है हमें, 2 और 3 से, राइट। इन दोनों के डिफरेंसेस, तो 3 क्या है 17, 2 क्या है 11। तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर करने वाले हैं 17 - 11। तो ये क्या आएगा भाई 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। यही आएगा 0.75 मल्टीप्लाइड बाय 6, और ये जो 11 है वो एज इट इज हमारा 11 ही रहेगा। जब आप इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आएगी, आपके पास में वैल्यू आएगी 4.5, और 11 में उसको ऐड कर दो तो क्या आया 11 + 4.5 क्या आ गया, तो वो आ गया हमारा 15.5, ठीक। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा। 75 × 6 होता है हमारा 450, तो 450 जो नंबर है उसमें हमें दो नंबर्स के पहले क्या लगाना है, डेसिमल, तो वो 4.5 बन गया अल्टीमेटली। तो इसलिए हमारा जो Q3 है वो कितना आ गया, वो आ गया 15.5। इफ हम चाहें तो इस पर्टिकुलर वे से भी सॉल्व कर सकते हैं 3/4 करके। अगर मैं इसको 3/4 करती तो क्या वैल्यू आती मेरे पास में, 3/4 मल्टीप्लाइड बाय उन दोनों का माइनस कितना हुआ 6, तो ये हुआ हमारा 3, ये हुआ 2, दैट इज 9/2 आया। ओके, तो ये क्या आ गया भाई 9/2 = 4.5, ठीक है। जो पर्टिकुलर वे आपको इजी लगे आप उसे यूज करो और अपने आंसर पर पहुंच जाओ। ओके, ये हमारा क्या फाइंड आउट हो गया, ये हमारा फाइंड आउट हो गया Q1। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें अपना Q3 भी फाइंड आउट करना है। तो Q3 को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस ये 3 का मल्टीप्लीकेशन उसमें हो जाएगा, जो हमारा n+1/4 है, तो हमारी पोजीशन पता चल जाएगी। n+1/4 की वैल्यू क्या निकली थी स्टूडेंट्स, यहां पर हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं उसकी वैल्यू 2.75, तो हम उसे वापस कैलकुलेट करने वाले नहीं हैं। हम क्या करेंगे, ये जो हमारी 3 × n+1/4 है उसको डायरेक्टली लिख दो 3 × 2.75। इनका जब मल्टीप्लीकेशन होगा स्टूडेंट्स तो आपके पास में क्या आंसर आया, आपके पास में आंसर आया 8.25, ठीक है। तो 8.25 को मैं स्प्लिट करके लिखूं अगर, तो मैं कैसे लिख सकती हूं उसे, मैं लिख सकती हूं 8 + 0.25। अब मुझे 8 की वैल्यू एज इट इज चाहिए, एंड 0.25 में मैं किसका मल्टीप्लीकेशन करने वाली हूं, मैं 8th और 9th वैल्यू पर जो हमारा 8th और 9th प्लेस पर जो हमारी वैल्यूज हैं उनके बीच के डिफरेंस को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 0.25 में। तो मेरी 8th प्लेस पर क्या पोजीशन, 8th प्लेस पर क्या वैल्यू वो चेक करते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 क्या वैल्यू आ रही है हमारी, तो हमारी वैल्यू आ रही है 37। ओके, सो 8 के करस्पॉन्डिंग हमारी वैल्यू है 37, और जो 0.25 है
उसका मल्टीप्लीकेशन किस में होगा, 38 माइनस 37 में, राइट क्योंकि हमारी जो 9th जो प्लेस है वहां पर क्या वैल्यू है, वहां पर हमारी वैल्यू 38 है, तो हम 38 माइनस 37 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, तो हमारे पास में इन दोनों का डिफरेंस और उसको मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो ये क्या हुआ भाई 37 प्लस इन दोनों को माइनस करके क्या आंसर आया 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 कितना होता है 0.25, तो इसका आंसर क्या आ गया 37.25, ठीक है। ये क्या बन गई स्टूडेंट्स, ये बन गई हमारी Q3, ठीक, इजी था बहुत, एकदम सिंपल ही तो था, यहाँ पर कुछ हुआ भी नहीं, ये दोनों बस ये इन दोनों को माइनस करने पे 1 आया, तो ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करनी भी नहीं पड़ी हमें, तो ये हमने अपना जो Q1 था और जो Q3 था वो फाइंड आउट कर लिया। एंड आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आ गया है कि जब इंडिविजुअल सीरीज गिवन होती है तो हम अपने क्वार्टाइल्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर हो स्टूडेंट्स तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगी, ओके। तो ये इंडिविजुअल सीरीज का है, होप सो कि आप लोगों को क्लियर है। अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या पता है, डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसीज होती है एंड वेरिएबल होता है, ओके। डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की हेल्प से ही बता पाते हैं कि आपका Q1 एंड Q3 क्या होने वाले हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर डेटा हमारे पास में गिवन है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है हम वो देखते हैं। सो हमें क्वेश्चन बोल रहा है भाई कैलकुलेट द मीडियन लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, लोअर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तीनों चीजें कैलकुलेट करनी है हमें। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें पता है क्या करना है, पहले देखना है कि क्या हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अगर अरेंज्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो हमें करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है एंड फिर जो अपने फॉर्मूलाज है उसकी हेल्प से हमें ये तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट करते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं भाई कि क्या ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो हम क्या देख सकते हैं 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 एंड 66 बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, कोई भी चेंजेस करने की कोई नीड नहीं है, ओके। फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी की जा चुकी है। अब जो सेकेंड स्टेप है वो क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट करते हैं। तो अब हम जो हमारा फर्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी है वो तो एज इट इज आ जाएगी, तो ये 2 जो है वो एज इट इज आ गई हमारी। उसके बाद में 2 + 3 कितना आया 5, 5 + 6 11, 11 + 15 26, 26 + 10 कितना हुआ 36, 36 + 5 कितना आ गई 41, 41 + 4 45, 45 + 3 48 एंड 48 + 1 कितना हो गया 49। तो ये हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हैं वो कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हमें एक और चीज क्या पता है कि जो आपकी लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है आपके n के। तो जो 49 है वो क्या बना, वो बना हमारा n, ठीक। n हमें मिल चुका है, हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं। अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू हम अपने मीडियन, अपना लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं विथ मीडियन। मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है n + 1/2, राइट। ऑड नंबर्स गिवन है तो n + 1/2 ही लेना है हमें। और वैसे भी डिस्क्रीट सीरीज में ऑड नंबर्स हो या इवन नंबर्स हो हम एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं। ये ऑड और इवन नंबर्स को हमें कब चेक करना पड़ता है हमारे मीडियन में, जब हम इंडिविजुअल सीरीज में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ऑड और इवन थोड़ा सा देखना पड़ता है। डिस्क्रीट सीरीज में ये प्रॉब्लम नहीं आती। तो मीडियन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, n + 1/2। n कितना है स्टूडेंट्स, तो n है हमारा 49, 49 + 1/2, तो 49 + 1 कितना होता है 49 + 1 होता है 50। इसको डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया 25th आइटम, ठीक है। अब जो 25th आइटम है वो क्या होगा, वो होगा हमारा मीडियन। तो चलो देखते हैं कि 25th आइटम कौन सा है। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज में हम चेक करने वाले हैं
ओके तो हमें क्या देखना है कि या तो 25 के इक्वल कोई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो या फिर 25 के जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर वैल्यू हमें देखनी है। तो ये क्या वैल्यूज है, 2, 5, 11, 26। 26 जो है वो हमारे 25 से बड़ा हो गया, इसका मतलब हमें इससे नीचे तो जाना ही नहीं है। ये जो 26 के करस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी हमारी मीडियन। दैट इज क्या है हमारे 26 के करस्पॉन्डिंग, वो है 61। ठीक है, तो हमारा जो मीडियन है वो क्या बना, मीडियन बना हमारा 61। ठीक है, मीडियन फाइंड आउट हो गया। और क्या फाइंड आउट करना है हमें, क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 2। ओके तो अब मीडियन हो चुका है, एक कैलकुलेशन तो हुई। अब हम इसके बाद में कैलकुलेट करते हैं अपना क्या, Q1। ओके तो Q1 को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइज ऑफ n+1/4। ओके n क्या है, n है 49, सो 49 + 1/4 दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 4 हमें निकालना है। तो 50 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आंसर आने वाला है, आपके पास में आंसर आने वाला है 12.5 आइटम। अब ये जो 12.5 आइटम है इसे हम कहां चेक करेंगे स्टूडेंट्स, तो इसे हम चेक करेंगे अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। देखते हैं भाई कि 12.5 किस पर्टिकुलर प्लेस पर आ रहा है, तो वही चेक करते हैं हम कि वो कहां आ रहा है। तो देखो 2, 5, 11, 26 क्या आ गया, 26। 11 तो हो गया छोटा हमारे 12.5 से, लेकिन जो 26 है वो हमारा 12.5 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो क्वार्टाइल है वो क्या है, वो 61 ही है। अब एक कंफ्यूजन होगा आपके माइंड में कि मैम जो मीडियन है वो भी 61 हो गया, जो क्वार्टाइल 1 है जो हमारा लोअर क्वार्टाइल है वो भी 61 हो गया, तो ये चीज कैसे पॉसिबल हुई। तो ऑब्वियसली पॉसिबल हो सकती है, ये जो 61 है ये कितनी टाइम्स रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है 15 टाइम्स। ठीक है, अब जो ये 15 टाइम्स रिपीट हो रहा है ना, इसका मतलब कि जब 61 12.5 पोजीशन पर था तो वो क्वार्टाइल 1 बना। ओके अब इसे अगर मैं 15 बार लिखूं, ओके आप समझ लो, थोड़ा इमेजिन कर लो कि मैंने 15 टाइम्स लिख दिया है अपना 61 को, तो जब मेरा 61 25th पोजीशन पर था तब वो मेरा मीडियन बना। ओके यहां पर हमें प्लेस के थ्रू देखना है कि भाई जब 12.5 पोजीशन पर था तब वो क्वार्टाइल 1 था, और जब वो 25th पोजीशन पर था तब वो मीडियन था। ठीक है, यहां पर भैया जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा 61 है वो 15 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो वो बिल्कुल बन सकता है हमारा मीडियन भी और हमारा क्वार्टाइल 1 भी। ओके तो हमारा लोअर क्वार्टाइल भी फाइंड आउट कर लिया हमने, मीडियन भी फाइंड आउट कर लिया। अब देखते हैं हमारा अपर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल में क्या करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो जो आपने आपके लोअर क्वार्टाइल में निकाला था। तो लोअर क्वार्टाइल में क्या वैल्यू आई थी n+1/4 की, वो आई थी हमारी 12.5। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 12.5 क्या वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, वैल्यू आ गई भाई 37.5। अब 37.5 किस पर्टिकुलर प्लेस पर है, दैट इज जो 37.5 है उस पर्टिकुलर प्लेस पर कौन सी वैल्यू है वो हम फाइंड आउट करेंगे, और इस पर्टिकुलर प्लेस पर जो भी वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी लो अपर क्वार्टाइल। ठीक है, तो 37.5 चेक करना है हमें। 2, 5, 11, 26, 36, 41 जो है वो हमारा 37 से बड़ा हुआ, राइट। 37.5 से बड़ा हो गया 41, तो इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है कौन सी है, 63। वो क्या बनी, वो बनी हमारी अपर क्वार्टाइल। ओके ये क्या हो गई, हमारी अपर क्वार्टाइल हो गई। हमारा जो मीडियन और लोअर क्वार्टाइल था वो हो गया 61, और जो हमारी अपर क्वार्टाइल है वो क्या हो गई 63। ठीक, आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि कैसे कैलकुलेट करना है हमें अपनी अपर क्वार्टाइल, लोअर क्वार्टाइल और मीडियन को। ठीक है, ये 63 मार्क्स आ गए हमारे अपर क्वार्टाइल के। डिस्क्रीट सीरीज में क्वार्टाइल्स को फाइंड आउट करना, क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करना बहुत ही ईजी है। यहाँ पर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती ही नहीं है, सिंपल जो फॉर्मूला है उसमें अप्लाई करो। अगर डेसिमल में भी हमारी वैल्यूज आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को देखकर अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं।
हम जो इंडिविजुअल सीरीज होती है अगर उसमें डेसिमल आ जाता है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाती है। हमारी जो डिस्क्रीट सीरीज है उसमें वो कैलकुलेशन भी नहीं होती है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज इजी होता है ना, ऑब्वियसली होता है। वैसे तो सभी इजी, अगर समझ में आ जाए तो सभी कुछ इजी है, लेकिन यहाँ पर थोड़े कैलकुलेशन कम करने पड़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स हमारी डिस्क्रीट सीरीज से ही रिलेटेड। क्या बोल रहा है हमें क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग सीरीज कैलकुलेट लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल। हमें क्या फाइंड आउट करना है, लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल, दैट इज Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना है। सबसे पहले चेक कर लो कि क्या आपकी जो डेटा गिवन है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो क्या डेटा गिवन है हमारे पास में, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 एंड 40, बिल्कुल असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, हमें कोई भी चेंजेस करने की नीड नहीं है। फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, अब हमें क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहली स्टेप हमें यही करनी है कि अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट कर लो। तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो तो एज इट इज 16 की 16 ही आ गई। देन 16 प्लस 18 कितनी आई, 34। 34 प्लस 22 क्या आया स्टूडेंट्स, 56। 56 प्लस 21 कितना आ गया, 77। 77 प्लस 24 क्या आ गया, 101। 101 प्लस 14 कितना आ गई, 115। 115 प्लस 11 क्या आ गई, 126। एंड 126 प्लस 9 कितनी आ गई, 135। ओके, ये आ गई है हमारी क्या, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। हमें ये भी पता है कि जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो इक्वल होती है हमारे n के। तो n कितना हुआ, n हुआ हमारा 135, ठीक। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q1 एंड Q3। तो अब हम इसके फॉर्मूले में पुट करेंगे अपनी जो वैल्यूज है और अपना जो Q1 और Q3 वो फाइंड आउट करेंगे। Q1 को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, साइज ऑफ n+1/4 आइटम, ठीक है। n क्या है, n है हमारा 135। तो 135 प्लस 1/4, 135 प्लस 1 कितना हो गया, वो हो गया हमारा 136 डिवाइडेड बाय 4। जब आप इसे डिवाइड करोगे तो क्या वैल्यू आएगी, ये कंप्लीटली डिविजिबल है, ये डिवाइड हो जाएगा, आपके पास में वैल्यू आई 34। इट मींस Q1 जो है वो 34th आइटम है आपका। अब 34th आइटम कौन सा है, ये आपको चेक करना पड़ेगा आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, राइट। तो ये जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें हम देखते हैं कि 34th आइटम कौन सा है। हमें क्या पता है कि जो हमारी साइज निकलता है, राइट, किसी भी मीडियन का या क्वार्टाइल का, तो उसे हम कैसे चेक करते हैं, या तो उसके इक्वल कोई हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो या फिर क्या हो, उससे जस्ट नेक्स्ट ग्रेटर वाली। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 16, 34 क्या आ गई, 34। और हमें कौन सी प्लेस चाहिए, हमें चाहिए 34th प्लेस ही। इट मींस कि ये जो 34 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दैट इज कितनी, 10। ये क्या हुई, ये हुई हमारी Q1। ओके, आपका Q1 कितना हुआ स्टूडेंट्स, आपका Q1 हुआ 10। ओके, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया कि कैसे कैलकुलेट किया। ये लोअर क्वार्टाइल क्या बन गया हमारा, 10 बन गया। सेम इसी वे में हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, सेम इसी वे में हम फाइंड आउट कर लेंगे अपना Q3। Q3 में क्या हो गया, 3n+1/4 आ गया। n+1/4 की वैल्यू हमें क्या पता है कितनी होती है, 34। अभी हमने n+1/4 की वैल्यू निकाली थी, वो कितनी थी, 34 थी। इसका मल्टीप्लीकेशन कर दो 3 से, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या वैल्यू आ गई हमारी, वैल्यू आ गई 102। ओके, दैट इज, अब हमें 102nd आइटम देखना है कि 102nd आइटम कौन सा है, वो बनेगा आपका क्वार्टाइल 3। तो अब वो हम चेक करेंगे कहां से, वो हम चेक करेंगे हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। 102nd देखना है। ओके, 16, 34, 56, 77, 101, 115। ये जो 115 है ये ग्रेटर हुआ हमारे 102 से, राइट। 101 तो छोटा हो गया, ग्रेटर कौन सा, हमें ग्रेटर देखना होता है, तो ग्रेटर कौन सा हुआ, ग्रेटर हुआ हमारा 115। 115 के करस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू है, 30। इट मींस जो आपका Q3 है वो कितना हुआ, Q3 हुआ आपका 30, ठीक है। Q3 आया हमारा 30 एंड Q1 कितना आया, Q1 आया हमारा 10। हमें Q3 फाइंड आउट करना था, वो कितना हो गया, 30 हो गया। Q1 फाइंड आउट करना था, वो भी हमने कर लिया, वो आया 10।
आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा कि हमने कैसे कैलकुलेशन की है। बहुत ही इजी सी कैलकुलेशन थी जिसमें डिस्क्रीट सीरीज तो बहुत इजी होता है, राइट। यहाँ पर हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी नहीं है, बस ये जो अपने ये वाला पर्टिकुलर इक्वेशन होती है इसे सॉल्व करना है और अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है कि क्या आंसर्स आने वाले हैं या क्या वैल्यू आने वाली है, और वो हमारा क्वार्टाइल बन जाता है। आई होप कि ये क्लियर होंगे अभी तक के सारे क्वेश्चंस आपको। अब हम देखते हैं अपनी कंटिन्यूस सीरीज का एक एग्जाम्पल। कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, राइट। पहले तो जो हमारा प्लेस है, जो पोजीशन निकलने वाली है हमारे क्वार्टाइल्स की, वो किस फॉर्मूले के थ्रू निकलती है, तो वो फाइंड आउट की जाती है n/4 से। यहाँ पर n + 1/4 नहीं लेते हैं हम क्या लेते हैं n/4, ओके। एंड इसके बाद में एक फॉर्मूला होता है जो एक एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। इसमें भी सेम चीज है, पहले देखो कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, फिर उसके बाद में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, फिर हमारा जो क्वार्टाइल का साइज होने वाला है, राइट, मतलब जिस पर्टिकुलर आइटम पे हमारा क्वार्टाइल है वो फाइंड आउट करना है, फिर हमारा फॉर्मूला अप्लाई करना है और अपने आंसर तक पहुंचना है। इजी सा कंसेप्ट है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा हमारे डिस्क्रीट सीरीज के कंपैरिजन में तो ऑब्वियसली थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन टफ नहीं है, इजी ही है। हम ऑलरेडी ये चीज सीख चुके हैं एंड आई होप सो कि आप लोगों को पता है कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन गिवन है हमारे पास में। कैलकुलेट अपर एंड लोअर क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्या कैलकुलेट करना है, अपर और लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल मतलब Q3 एंड लोअर क्वार्टाइल मतलब Q1। ये डेटा गिवन है, हम ऑब्वियसली देख सकते हैं कि ये किस फॉर्म में, असेंडिंग फॉर्म में। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड 60 to 70। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। ये पर्टिकुलर इसकी क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज फाइंड आउट करेंगे, ओके। तो ये फ्रीक्वेंसीज गिवन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं भाई। जो फर्स्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो हमें पता है कि वो सेम ही रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। तो ये एज इट इज 10 आ गया। देन 10 + 20 कितना हुआ, 30। 30 + 35 कितना हुआ, 65। 65 + 40 कितना आया, 105। 105 + 25 कितना हो गया, 130। 130 + 25 कितना आ गया, 155। एंड 155 + 15 कितना हुआ स्टूडेंट्स, 170। ठीक, तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई है। 170 हमारी लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है हमारे n के, ठीक है। तो n कितना हो गया, n हो गया हमारा 170। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है Q1 एंड Q3। तो Q1 कैलकुलेट करते हैं हम पहले। Q1 क्या होगा, साइज ऑफ n/4 आइटम। n क्या है स्टूडेंट्स, n है 170। सो 170/4 हमें करना है। 170 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो आपके पास में क्या आंसर आएगा, आपके पास में आंसर आएगा 42.5 आइटम। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये 42.5 हमारे पूरी जो डेटा है उसमें कहां पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो 42.5 हम चेक करते हैं कि कहां है भाई। ये जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है इसमें हम देखेंगे 42.5 कहां आ रहा है। 10, 30, 65, जो 65 है वो ग्रेटर हो गया हमारे किससे, 42.5 से। 30 तो छोटा हो गया और जो 65 है वो इससे ग्रेटर हो गया, और हमें क्या पता है कि हमें ग्रेटर वाली वैल्यू ही लेनी होती है। तो इसका मतलब कि आपकी ये वाली जो पर्टिकुलर क्लास है ये क्या हुई, ये हुई आपकी क्वार्टाइल क्लास, ठीक है। ये हमारी क्वार्टाइल क्लास फाइंड आउट हो गई है। तो अब हमें इसमें से क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, अब हमारा जो फॉर्मूला होता है एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने का, उसके लिए हमें जिस जिस वैल्यू की रिक्वायरमेंट है वो हमें इसमें से फाइंड आउट करनी है। क्या फॉर्मूला होता है हमारा, तो हमारा फॉर्मूला होगा Q1 का L1 + n/4 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय I। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। L1 क्या होगा, L1 होगा आपकी जो क्वार्टाइल क्लास है उसकी लोअर लिमिट, तो कितना आएगा, वो आएगा हमारा 20।
प्लस n/4, n/4 हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो n/4 क्या कैलकुलेट किया था अभी हमने 42.5, तो हमारा n/4 आ गया 42.5 माइनस CF क्या होता है स्टूडेंट्स, आपकी जो क्वार्टाइल क्लास है उसकी प्रीसीडिंग वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, ये 30 क्या हो गई, 30 हो गई आपकी CF, ठीक, डिवाइडेड बाय F क्या है स्टूडेंट्स, F है आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी, आपकी जो क्वार्टाइल क्लास है उसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो 35 है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो I से। I क्या होता है, I होता है क्लास इंटरवल, जो भी आपकी क्वार्टाइल क्लास है, तो इसका क्लास इंटरवल क्या है 20 to 30 हमारी क्लास है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करो, दैट इज 30 माइनस 20 करो, तो I कितना आ गया, I आ गया आपका 10। इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें जिस जिस वैल्यू की नीड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब वो सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूला में पुट करने वाले हैं और अपना जो आंसर होगा दैट इज अपनी जो क्वार्टाइल की वैल्यू होगी वो फाइंड आउट करेंगे। तो क्या वैल्यू होने वाली है हम वो देखते हैं, ठीक है। यहां तक हमने समझ लिया, ये हमने जब हमारी वैल्यूज को पुट किया दैट इज 20 प्लस 20 हुई L1 प्लस 42.5 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 35 इंटू 10, ओके। अब हम क्या करेंगे, हम पहले अपने इस वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे, हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको 20 में प्लस कर देंगे। तो 42.5 माइनस 30 क्या होगा स्टूडेंट्स, 42.5 माइनस 30 होगा हमारा 12.5 डिवाइडेड बाय 35 एज इट इज आ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 से, ठीक है। अब ये जो 10 है इसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने 12.5 में, ठीक है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो इसका मतलब कि ये जो हमारा पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाय 35, ठीक है। जब आप इस पर्टिकुलर को सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो आपके पास में वैल्यू आने वाली है 3.57 ओके। इन दोनों को डिवाइड करने पर आपको मिलेगा 3.57। इसका मतलब कि ये वाली पोर्शन की वैल्यू कितनी हुई, इस पोर्शन की वैल्यू हुई हमारी 3.57, और इसे हम किस में ऐड कर देंगे, अपने 20 में ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर आया हमारा, हमारा आंसर आया है 23.57, ठीक है। 23.57 आ गया। तो ये 23.57 जो है वो बना क्या, वो बना हमारा क्वार्टाइल 1, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर है कि हम अपने क्वार्टाइल 1 तक कैसे पहुंचे, हमारा जो Q1 है वो हमने कैसे कंप्यूट किया है, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें अपना Q3 फाइंड आउट करना है। तो Q3 में हमें क्या पता है कि क्या फॉर्मूला होगा हमारे Q3 का साइज फाइंड आउट करने का, तो वो होगा 3n/4, राइट। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं कि आपकी ये जो वैल्यू आई है इसमें आपको किस चीज का मल्टीप्लिकेशन कर देना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देना है आपको 3 का। तो आपकी जो वैल्यू है मतलब आपकी जो पोजीशन है वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो Q3 क्या आएगी स्टूडेंट्स, Q3 आएगी आपकी 127.5, ओके। अगर आप 3 मल्टीप्लाइड बाय 42.5 करने वाले हो तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 127.5, ठीक है। अब इस 127.5 को हमें चेक करना पड़ेगा किसमें, अपनी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि ये किस पर्टिकुलर क्लास में आ रही है। तो भैया जो हमारी 127.5 है वो हम चेक करते हैं। 65 तक तो Q1 हुआ था, उसके बाद में क्या है 107, फिर आ गया 130। 130 जो है वो हमारा 127.5 से ग्रेटर हो गया, ठीक है। और हमें यही चेक करना होता है कि जो आपकी वैल्यू है, जो आपकी पोजीशन निकली है उसका नेक्स्ट ग्रेटर वाला या फिर उसके जस्ट इक्वल वाला। तो इक्वल है नहीं तो इसका नेक्स्ट ग्रेटर क्या हो गया, 130 हो गया। दैट इज ये जो आपकी क्लास है ये क्या बनी, ये बनी हमारी क्वार्टाइल क्लास। अब हम अपना जो Q3 का फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे। Q3 का फॉर्मूला एज इट इज सेम होता है, बस n/4 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, n/4 की प्लेस पर आ जाएगा 3n/4। तो Q3 का क्या फॉर्मूला होगा, L1 प्लस 3n/4 माइनस CF
डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय 10। ओके, L1 क्या है स्टूडेंट्स? L1 हमारी ये जो क्वार्टाइल क्लास है इसकी लोअर लिमिट कितनी है? वो है 40। तो L1 हुई हमारी 40 प्लस 3n/4, ये चीज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 127.5, ये हमने कैलकुलेट कर ली है, तो इसे हम वापस कैलकुलेट नहीं करेंगे। माइनस CF क्या होता है? आपकी जो क्वार्टाइल क्लास है उसकी जस्ट प्रिसीडिंग वाली क्लास की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, दैट इज ये जो 105 है, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी CF डिवाइडेड बाय एफ। ओके, एफ क्या होगा स्टूडेंट्स? एफ होगी आपकी सिंपल फ्रीक्वेंसी। तो एफ कितनी आ गई? एफ आ गई 25, और उसको मल्टीप्लाई करो किससे? उसको मल्टीप्लाई करो आई से। आई क्या होता है? आई होता है हमारा क्लास इंटरवल। ठीक है, तो आपकी क्लास क्या है? आपकी क्लास है 40 to 50। इसकी आपकी क्लास इंटरवल क्या होगी? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 50 माइनस 40 हम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी? वैल्यू आएगी हमारे पास में 10। तो आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आई हो जाएगा आपका 10। ठीक है, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में हमें जिस जिस वैल्यू की नीड थी वो हमने फाइंड आउट कर ली। अब इन सारी वैल्यूज को हम पुट करेंगे और जो अपना Q3 है वो कंप्यूट करेंगे। ओके, तो चलो देखते हैं कि Q3 की वैल्यू क्या आने वाली है। तो ये देखो, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आया और इसमें जो वैल्यूज हैं वो अभी हमने फाइंड आउट की कि क्या पर्टिकुलर वैल्यूज होने वाली है। ठीक है, L1 हुआ 40 प्लस 3n/4 जो है वो कितना हो गया? 127.5 माइनस CF कितना आ गया? 105 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब हम क्या करेंगे? पहले इस पर्टिकुलर पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ओके, फिर जो भी आंसर आएगा हम उसे किस में ऐड कर देंगे? हम उसे ऐड कर देंगे अपने 40 में। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। तो इसे सॉल्व करने पर हमारे पास में क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? 127.5 माइनस 105, क्या वैल्यू आ जाएगी? तो भाई हमारे पास में वैल्यू आ 22.5। ओके, और इसको डिवाइड हम किससे करेंगे? तो वो तो एज इट इज सेम रहने वाला है, वो आ गया हमारा 25 मल्टीप्लाइड बाय 10। ठीक, अब इस 10 का पहले मैं मल्टीप्लीकेशन कर दूं अगर मेरे 22.5 में, दैट इज 22.5 में अगर मैं 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो क्या होगा? ये जो डेसिमल है ये शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास में क्या आंसर बचेगा? 225 डिवाइडेड बाय 25, ये पर्टिकुलर आंसर बचने वाला है। तो अब इन दोनों को हमें डिवाइड करना है स्टूडेंट्स। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास में आंसर आने वाला है 9। दैट इज जो हमारा 25 9 होता है वो कितना होता है? वो होता है 225। तो हमारा आंसर क्या आया? वो आया 9। ओके, तो इतने को सॉल्व करके क्या वैल्यू मिली? 9 मिली। 40 तो उसका एज इट इज ही है, इट मीन्स हमें क्या करना है? 40 प्लस 9 करना है। तो क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया हमारे पास में 49। दैट इज जो हमारा Q3 है वो क्या आ गया स्टूडेंट्स? वो आ गया 49। Q1 फाइंड आउट कर लिया, Q3 फाइंड आउट कर लिया, ये दोनों ही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था, यही फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था, दोनों हमने फाइंड आउट करके बता दिए। एंड आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर भी है कि हमें इसे कैसे फाइंड आउट करना होता है। इजी है, बस क्या है इसमें एक फॉर्मूला याद रखना है, उस फॉर्मूले के थ्रू हमने जो हमारी वैल्यूज है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो न्यूमेरिकल्स थे ये आप लोगों को क्लियर होंगे कि अगर हमें क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करना होता है तो हमें किस पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू हमारे क्वार्टाइल्स का कैलकुलेशन करना है। अंडर इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज आप लोगों को अच्छे से क्लियर होंगी। सेम वैसा ही है जैसा मीडियन था, बस क्या करना है, जहां पर हम n/2 या फिर n+1/2 करते थे हमारे मीडियन में, उसे उसकी जगह पर हमें क्या करना है? उसकी जगह पर हमें n/4 या फिर n+1/4 करना है। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है हमारे मीडियन और क्वार्टाइल्स के कैलकुलेशन में। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को क्लियर होगा। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? तो देखो, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने पढ़ लिया अपना अर्थमेटिक मीन, मीडियन एंड क्वार्टाइल्स। ठीक है, ये तीनों चीजें हम पढ़ चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि इन तीनों में आप लोगों को कोई भी डाउट्स नहीं है। इनकी कैलकुलेशन करना आपको अच्छे से आता है कि कैसे हमें मीन फाइंड आउट करना होता है, कैसे मीडियन फाइंड आउट करना होता है और कैसे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करना होता है। अब स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर चैप्टर का एक टॉपिक और बचा, वो क्या
क्या है, वो है हमारा मोड। ठीक है, ये 3 टॉपिक्स हो गए, अब बचा है हमारा मोड। तो अब हम हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मोड, वो कैलकुलेट करना सीखेंगे, मतलब उसका भी मतलब समझेंगे कि मोड क्या होता है एंड उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। ओके, आई होप कि अभी तक का आपको जितना भी स्टैटिस्टिक्स था वो पूरा अच्छे से क्लियर है, फ्रॉम दी स्टार्टिंग वाले चैप्टर इंट्रोडक्शन से लेके फिर कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन एंड अभी ये जो हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ये सब कुछ आपको अच्छे से क्लियर है। और इस वीडियो की नोट्स के लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।